नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कालिख। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आकाश बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने टकलपुर फोन लगाया। रोहित का चेहरा स्याह हो गया। सक पकाकर उसने नजरें झुका ली। मोहन जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं, अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा, धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई रवाना हो गए। रोहित कुछ क्षण बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल रोहित ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख कविता घबरा उठी। पानी का ग्लास थमा चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए कविता? रोहित का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? मोहन जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर कविता अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने आकाश भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर आकाश को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं मोहन जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। मोहन जी के बेटे की शादी 10 दिनों पूर्व हुई थी, इसीलिए दाह संस्कार व उठावने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आकाश बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। टकलपुर फोन लगाया। किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? नहीं, फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछें। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं। कुछ सोचकर आकाश ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और रोहित के फोन रखने के बाद आकाश ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर माया ने आकाश की बहन मीरा को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर माया ने पूछा, हेलो, टकलपुर वाली बेला है? मैं उसकी सहेली सेवंती। यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिल क्या। कब? ओह अच्छा अच्छा, और फोन रख दिया। आकाश सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई, सगे बेटों को। दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो ओफ, कितनी छिछालेदार हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर आकाश की गर्दन झुक सी गई। रोहित को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधेड़ बूंद में रत गया। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही माया ने नथुने फुलाते हुई आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? मांझी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो मांझी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब ना पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है।
घृणा से माया का स्वर विसैला हो गया। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों टकलपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर आकाश ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया यह सब, हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे होंठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर माया रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा आकाश ने भीगे स्वर में उलाहना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। आकाश को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों उस पर। सक पकाते हुए सिट पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते और जीते जी। बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रूंध गया। आकाश कुछ ना कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे 5 रिश्तेदार होंठों पर मुस्कान रोक मन ही मन आकाश की स्थिति का आनंद लेने लगे। आकाश के लिए वहां बैठना असह्य हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय रोहित कविता का रिक्शा रुका। कविता रोती हुई अंदर चली गई। रोहित पिता के गले से लिपट स्वर्गीय मां को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता। किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के जमाने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता, तो परायों के लिए कौन खटता है। रोहित सक पका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुख देखता रह गया वह। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। रोहित के लिए वहां बैठना असह्य हो गया।
रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। रोहित के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि मां के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फोन? क्या इसी तरह हमें भी फोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत ना कर सका। वहां उसका अब दम घुटने लगा था। मीरा दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे आकाश भी चल दिया। अंदर मीरा तीनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। मीरा दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। माया कविता एक ओर उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त रोहित ने सोचा मीरा दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीरा ने एक क्षण के लिए उचटती नजर उन पर डाली और पूर्ववत अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी मीरा का अनुसरण किया। आकाश रोहित कट कट कर रह गए। चुपचाप माया कविता के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक मां के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नानादि करने का बहाना कर चारों वहां से उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले मीरा ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन मां की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात मां शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही मीरा व छोटी बुआ वहां पहुंची थी। रात 1:30 बजे के लगभग मां को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो मां ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन मां ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने की बेला आ गई। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। अवश्य पिताजी को ही रुकना पड़ा। मां की ऊर्ध्व सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपने जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावातिरेक में उनके नेत्र छलछलाए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते मां के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। मां तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का श्रवण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने के पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहारा। अपने नाथ के मुखारविंद पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव से साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ आकाश में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फायदा 2-2 बेटों के होने का? इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ मां की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहां एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाजा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफी मांगी और छोटी बुआ को फोन लगाया।
बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ ऊहा-पोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिता सजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढांढस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद मीरा अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा, अच्छा लगेगा 2 बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वे से, अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों से इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक रिश्तेदार भी आ गए। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। आकाश ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक पर अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। आकाश एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधर चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व रोहित के व्यक्तित्व का एक दिन का उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटे व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी अब समझ गए थे कि एक असक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम लिख दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बस नहीं हुए तो आकाश, रोहित व उनकी ससुराल में। गलाने से आकाश की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा आकाश रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए आकाश व रोहित ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग गिगियाए हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क स्पाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीता जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो तो क्या मतलब है बेफिजूल ढोंग करने से। इस साफ गोई पर आकाश रोहित कट कट कर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद आकाश धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहां के एसटीडी बूथ से अपनी व रोहित की ससुराल फोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी। रिरियाए हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली ही सुबह माया कविता के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफी मांगी, अनुनय विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयतापूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही? हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है? पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पुत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही नंबर करवा सका। दोनों समधी कट कर रह गए।
पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रह, बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्थर डाल देते। अरे, मैं तो समझता रहा, आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है, पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब। वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं। और बारहवें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही माया व कविता शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा कालिख बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी।